हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं नए क्वेश्चन की जिसका नाम है डायनेमिक्स। यस, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब तक हमने देखा काइनेमेटिक्स। यस, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन विदाउट नोइंग द कोज। हमने मोशन के कुछ पैरामीटर्स थे जिनकी स्टडी की है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और रिलेशन, रिलेटिव, ये सब कुछ बिना ये जाने कि आखिर सर्कुलर मोशन यहाँ पर कौन सा फोर्स करा रहा है, डायनेमिक्स क्या है उसकी, उसके बिना हमने मोशन के पैरामीटर्स की स्टडी की थी, काइनेमेटिक्स की स्टडी की थी सर्कुलर मोशन के। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। अब इसमें हम जानेंगे कि आखिर सर्कुलर मोशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स होता है। एक चीज तो क्लियर है कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो 100% श्योर है कि वहां पर कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो उसको एक सर्कुलर पाथ में घुमा रहा होगा। ठीक है ना। और भी कौन से फोर्स होंगे बड़ी डिटेल में जानने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं। एक डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ और एनी कर्व्ड पाथ, किसी कर्व्ड पाथ या सर्कुलर पाथ में जब भी कोई बॉडी जाएगी, देयर मस्ट बी, एक वर्ड है मस्ट बी, देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। कोई न कोई फोर्स उस पर होगा ही सही, तभी जाके वो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगी। क्लियर हुआ। बिना कोई फोर्स के कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कभी भी नहीं घूम सकती। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला फोर्स है जिसके बारे में हम जानते हैं वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। अब बिल्कुल हम रिलेट करेंगे चीजों को एक्सेलरेशन के साथ। हमने देखे थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज वेल एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब उसी एक्सेलरेशन को मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। क्लियर। तो देखिएगा सबसे पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं फिर से यहां पर आपको याद दिला देता हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या होता था। उसका काम होता था बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाना, यानी कि हर वक्त उसके डायरेक्शन को चेंज करने का। तो जो एक्सेलरेशन का काम है वही यहां पर फोर्स का काम हो जाएगा। देखिएगा किस तरीके से देख सकते हैं हम यहां पर, जस्ट अ मोमेंट। हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है एफ वेक्टर वो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। क्लियर। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं बात करता हूं जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता था उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई एम मास की बॉडी है उस पर अगर उसका पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, अगर उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा ही होगा। अभी तक हमने डायनेमिक्स के बारे में बात नहीं की थी, अब हम बात कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा। क्लियर। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन का काम भी यही था, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। तो फोर्स का काम भी यही होगा, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। क्लियर। वहां पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इस तरह से चेंज करता था कि उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, बदलती रहती थी। क्लियर। यहाँ पर जो फोर्स है इस बॉडी के डायरेक्शन को हर वक्त चेंज करेगा इस तरीके से, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में घूम सके। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं। मैंने वही चीज लिखी यहाँ पर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ ये चीज। चलिए आगे देखिएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता था, याद कीजिए। वी की टर्म, ओमेगा की टर्म मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए। तो वी की टर्म में कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर। ओमेगा की टर्म में कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। न्यूमेरिकल की थी उसमें काम भी आया था ये। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। सिंपल सा, मैंने सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड था उसको मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे इस मैग्नीट्यूड मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। काम सिमिलर वही है। ठीक है ना। बॉडी को किस तरह से घुमाना कि वो एक सर्कुलर पाथ में घूम सके, यानी उसके डायरेक्शन को चेंज करना हर वक्त। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं, क्या अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हमने देखा था कि उसके लिए कंडीशन क्या थी कि वो मस्ट था, होना ही था उसको। सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कराना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना आवश्यक था। सिमिलर वे में यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का होना भी आवश्यक है। तो इट मस्ट बी प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन। तो जब जब सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। क्लियर। रिलेट कीजिए, आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जैसे कि फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लिया था कि सैटेलाइट इस तरह से रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो सेंटर की तरफ फोर्स होगा, अब वो कौन सा फोर्स है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कौन होगा यहां पर, ऐसा कौन सा फोर्स है जो सैटेलाइट को रिवॉल्व करा रहा है। ठीक है ना। कौन सा फोर्स है जो सैटेलाइट को रिवॉल्व करा रहा है, तो आप बोलेंगे यहां पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। यस, यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस सैटेलाइट को रिवॉल्व कराने के लिए इस अर्थ के अराउंड। क्लियर हुआ। चलिए, तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब समझ में आया फोर्स से रिलेट किया। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बॉय है ये इस तरह से स्ट्रिंग से इस बॉल को घुमा रहा है। तो ये बॉल को आखिर कौन सा फोर्स यहाँ पर घुमा रहा है,
इस स्ट्रिंग का फोर्स टेंशन फोर्स। अगर मैं इस स्ट्रिंग को कट कर देता तो क्या सर्कुलर पाथ में घूमता? नहीं। सो वी कैन से कि यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है कौन करा रहा है, कौन सा फोर्स करा रहा है? स्ट्रिंग के अंदर जो प्रेजेंट है टेंशन, वो यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो कौन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पर टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? इसके पहले आपने देखा था सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रही थी अराउंड द अर्थ, उसमें कौन प्रोवाइड कर रहा था? वहां पर आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स था। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने वाला है, उसके बराबर आने वाला है। ठीक है, समझ में आया? चलिए इस एग्जांपल में देखिएगा, देखिए एनिमेशन में एक ब्लॉक इस तरह से टेबल के ऊपर घूम रहा है। तो इस ब्लॉक को समझना और बताना, इस ब्लॉक को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है ना ब्लॉक, तो ये टेबल के साथ साथ घूम रहा है। तो मैं बोलूं कि इस ब्लॉक को आखिर कौन सा फोर्स है जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट गोल गोल घुमा रहा है, सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है? तो यहां पर सीधी सी बात है, एक कोई फ्रिक्शन रहा होगा, यहां पर कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स रहा होगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर रहा होगा, वही यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। क्लियर? तो कोई ना कोई तो यहां पर होगा ही होगा फोर्स जो कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा और उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा, उन्हीं नेट फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो फ्रिक्शन था इसी ने घुमाया। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये टेबल पर गोल गोल घूम पाता? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? ये टेबल से चिपक के चल रहा है, इसके साथ साथ गोल गोल इसलिए घूम रहा है क्योंकि फ्रिक्शन यहां पर एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। तो उस फोर्स ने इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया और इस तरह से सर्कुलर मोशन कराया। क्लियर हुआ क्या? चलिए अब बात करते हैं यहां पर अगला जो है हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स, उसके बारे में। टेंजेंशियल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फिर से समझ में आ गया होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या काम होता था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ऐसा एक्सेलरेशन जो कि स्पीड को चेंज किया करता था, ठीक है ना, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता था। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सिमिलर वे में यहां पर फोर्स भी क्या काम करने वाला है? बॉडी की स्पीड को चेंज करने वाला है। क्लियर? ये भी अलोंग द टेंजेंट रहेगा। तो द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी, अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है तो पक्का कोई फोर्स होगा, पक्का कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, तो फोर्स भी होगा। और वो कौन सा फोर्स होगा? वो होगा टेंजेंशियल फोर्स, जो उसमें अलोंग द टेंजेंट लग रहा होगा। क्लियर है क्या? चलिए किस तरह से डिफाइन होगा? फोर्स इक्वल्स टू m आप जानते हैं, लेकिन यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल वाला होगा, तो फोर्स भी कौन सा आएगा? टेंजेंशियल फोर्स आएगा। क्लियर? मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो 80 का मैग्नीट्यूड आप जानते कितना होता है? अल्फा आर। 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अल्फा आर। तो आप इसे लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि m अल्फा आर। साथ के साथ एक और आप लिख सकते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो मैं इसको dv बाई dt भी यहां पर लिख सकता हूं। क्लियर? तो इसका हो गया मैग्नीट्यूड। समझ में आया? बात करते हैं क्या इसका होना आवश्यक है? नहीं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था तो उस कंडीशन में स्पीड चेंज होती थी पार्टिकल की, और नहीं होता था तो स्पीड कांस्टेंट होती थी। सिमिलरली अगर टेंजेंशियल फोर्स प्रेजेंट है तो पार्टिकल का जो स्पीड है वो वेरी करेगा। क्लियर? और ये नहीं है तो यहां पर स्पीड कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए देखिएगा यहां पर इसमें एनिमेशन में आप देखना, इससे समझना कि यहां पर कैसे इसका स्पीड, मैं बोलूंगा कि चलना स्टार्ट होगा, एनिमेशन में स्टार्ट करता हूं तो इसमें आप देखना ये 0 से चलना स्टार्ट होगा और इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। तो बताना मुझे कि आखिर कौन सा फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ा रहा होगा। देखिए चलना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे चल रहा है और इसकी स्पीड अब बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो आखिर कौन है रिस्पॉन्सिबल इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए? कहीं ना कहीं अलोंग द टेंजेंट, जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट कुछ इस तरह से, तो इसी के डायरेक्शन में तो कोई ना कोई तो फोर्स लगा होगा, इसी डायरेक्शन में कोई ना कोई तो फोर्स लगा होगा जिसने इसका स्पीड बढ़ा दिया होगा। और वो जो डायरेक्शन में फोर्स लगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उसे हम टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे। और वो कौन होगा यहां पर वो होगा फ्रिक्शन। यस, यहां पर होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही ये इससे चिपक के चल रहा है और फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि यहां पर जो प्लेटफॉर्म है उसकी स्पीड मैंने बढ़ाई तो ये जो ब्लॉक है ये इस पर फ्रिक्शन अच्छा खासा था, इस प्लेटफॉर्म पर ये रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा था तो इसकी स्पीड भी बढ़ गई। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है इसको टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है ना? टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आया, उसने इसकी स्पीड बढ़ा दी। क्लियर हुआ? अभी किसके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो आपने बोला कि जो फ्रिक्शन इसको सेंटर में घुमा रहा है, अब आप बोल रहे हो कि जो फ्रिक्शन है इसकी स्पीड बढ़ा रहा है। तो यह फ्रिक्शन दो बार, यस, इसको समझेंगे, इस चीज का मैं आपको जवाब दूंगा कुछ देर बाद। अभी इतना समझिएगा, ठीक है ना? ध्यान से देखना कि कैसे यहां पर फ्रिक्शन इसकी स्पीड भी बढ़ाएगा और कैसे इसकी डायरेक्शन चेंज भी करेगा, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, वो पॉइंट क्या? नेट फोर्स वाला। नेट फोर्स समझिएगा कि नेट फोर्स क्या होगा।
जिस तरह से नेट एक्सेलरेशन हुआ करता था उसी तरह से नेट फोर्स भी होगा। समझिए, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, लेट सपोज यहां पर जो एक्सेलरेशन है दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, और एक और एक्सेलरेशन होगा जिसे मैं बोल सकता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। क्लियर? एक सेकेंड देखिएगा, एक और एक्सेलरेशन होगा जिसे मैं बोल सकता हूं AT। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसे मैंने बोला था नेट एक्सेलरेशन। याद आया? अब मैं बोलता हूं कि मैं मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास मल्टीप्लाई बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? क्या टेंजेंशियल फोर्स बन जाएगा? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसी तरीके से अगर मैं नेट एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये नेट फोर्स बन जाएगा? क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर सिमिलर वे में जैसे कि आप एक्सेलरेशन देखा था टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल, उसी तरह से फोर्स देख रहे हो आप, टेंजेंशियल फोर्स प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों मिला के हमको प्रोवाइड करने वाले हैं यहां पर नेट फोर्स। क्लियर? तो जो नेट फोर्स होगा वो टेंजेंशियल फोर्स प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब आपको कंडीशन पता है कि टेंजेंशियल कब होता है और कब नहीं होता है। सेंट्रीपिटल तो खैर हमेशा होगा क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमेशा होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अब ये दोनों हमेशा 90 डिग्री पर होंगे, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल फोर्स। तो जो मैग्नीट्यूड होगा नेट फोर्स का वो कितना हो जाएगा? √FT² प्लस FC²। ये भी सिमिलर है, ठीक है ना? क्लियर? देखिएगा यहाँ पर डायग्राम में ये हो गया हमारे पास FT, ये हो गया FC, तो यहाँ पर आ जाएगा Fnet। तो आप डायरेक्शन भी बता सकते हो बिल्कुल वैसे जैसे आपने एक्सेलरेशन में बताया था, नेट एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच की डायरेक्शन बताई थी, उसी तरह से आप नेट फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स के बीच की डायरेक्शन भी यहाँ पर बता सकते हैं। देखिएगा, तो जो Fnet होगा ये हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं जो इक्वेशन थी वो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन वाली, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन सकती है। देख सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जो Fnet होगा मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन हमने बोला था ये कुछ √AT² प्लस AC²। तो दिस इज द नेट फोर्स। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन आप बता ही सकते हैं यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा भाई? tan थीटा इस FC को उधर लेके जा सकता हूं मैं। देखिएगा यहाँ पर जो FC है सेंट्रीपिटल फोर्स, इस वेक्टर को यहाँ लेके आ सकता हूं मैं, ये FC। तो देखिए थीटा के सामने वाली साइड FC हो गया और बेस हो गया FT। तो जो tan थीटा हो जाएगा FC/FT, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल फोर्स। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स FC/FT। क्लियर हुआ? बिल्कुल सिमिलर है, जैसे एक्सेलरेशन आपने देखा था, नेट एक्सेलरेशन आपने देखा था, उसी तरह से नेट फोर्स भी बिल्कुल सिमिलर है। बस मास से मल्टीप्लाई कर दिया एक्सेलरेशन को तो क्या मिल गया हमको? फोर्स मिल गया। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर इसके पहले मैंने आपसे बात की थी, देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन में या फिर इस एनिमेशन में आप देखिएगा, इस एनिमेशन में आपको दिख रहा था कि यहां पर इसकी स्पीड बढ़ रही थी। तो मैंने आपको बोला था कि फ्रिक्शन इसकी स्पीड बढ़ा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो फ्रिक्शन होगा, देखिए सेकेंड, देखिएगा जो फ्रिक्शन होगा कहीं ना कहीं कोई नेट फ्रिक्शन इस पे इस तरह से लग रहा होगा। और फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट रहे होंगे, एक कंपोनेंट तो अलोंग द टेंजेंट आएगा और दूसरा कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। एक कंपोनेंट तो अलोंग द टेंजेंट आएगा, दूसरा कंपोनेंट अलोंग द सेंटर आएगा। तो जो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है उसने इसकी स्पीड बढ़ा दी है, और जो सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट आ रहा है फ्रिक्शन का, उसने इसको सर्कुलर मोशन में घुमा दिया है। क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो ये हमारे पास जो था नेट फोर्स था, इसके दो कंपोनेंट, एक तो अलोंग द टेंजेंट, दूसरा टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक कंपोनेंट ने तो इसको सर्कुलर मोशन में घुमाया, इसका डायरेक्शन हर वक्त चेंज किया, और दूसरे कंपोनेंट ने इसकी स्पीड बढ़ा दी। क्लियर? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं FC का क्या काम होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या काम होगा, और टेंजेंशियल फोर्स का क्या काम होगा, और इस तरह से ये नेट फोर्स आ जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए देखिएगा आगे, ये तो हो गया था। चलिए, तो यहां पर इस तरह से हम डायरेक्शन यहां पर आपको बता सकते हैं। और ये जो है, ये वाला डायरेक्शन अगर आपसे बोला जाता कि आप तो थीटा बताओ FC के साथ, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है ना? उस कंडीशन में ये यहां पर परपेंडिकुलर हो जाता, यानी कि FT/FC हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर डायरेक्शन बता सकते हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? देखिए यहां पर जो हमने mv²/r देखा, mv²/r क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, या फिर आप बोल सकते हो mω²r, या तो बोल दीजिए mω²r, या फिर बोल दीजिए v की टर्म में mv²/r, जो कि क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इज नॉट अ फोर्स। ध्यान से देखना इस चीज को, इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है itself, it is not a force, it is just the value of net force, it's just the value of net force acting towards the center की तरफ जो net force है उसकी वैल्यू है mv²/r। ये कोई खुद से कोई फोर्स नहीं है। मैं रिलेट करना चाहूंगा NLM से। NLM में कोई ब्लॉक है, उस पर आपने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी लग रहा है,
तो आप लिख सकते हैं फोर्स माइनस फ्रिक्शन। लेट्स सपोज एक ब्लॉक है, इस पर आपने एक फोर्स लगाया, ब्लॉक मूव किया किसी एक्सेलरेशन ए के साथ, इस पर इस तरह से फ्रिक्शन भी आ गया, तो आप क्या इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, इसका मास अगर m है तो मास टाइम एक्सेलरेशन। क्या ये लिखा करते थे? तो ये ma क्या था, ये ma क्या हुआ करता था? क्या ये कोई फोर्स था? नहीं, ये नेट फोर्स था। ये ma जो था वो क्या था, नेट फोर्स था। फोर्स तो क्या था, फोर्स माइनस फ्रिक्शन। ये जो थे हमारे पास टोटल कुल मिला के इस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, हमने देखा था दुनिया भर के जो भी फोर्स थे, फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो फोर्स माइनस फ्रिक्शन, ये सब मिला के जो नेट फोर्स आ रहा था उसको किसके बराबर लिखा आपने, ma के बराबर। तो जिस तरह से ma कोई फोर्स नहीं हुआ करता था, वो नेट फोर्स हुआ करता था, उसी तरह से सर्कुलर मोशन में यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा, खैर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है mv²r, तो ये जो नेट फोर्स mv²r के बराबर होगा, ये नेट फोर्स होगा वो mv²r के बराबर होगा। समझिएगा इसको, ये समझ में आने में कोई फोर्स नहीं था, वो नेट फोर्स था। उसी तरह से यहां पर सर्कुलर मोशन में रिलेट कर सकते हैं। देखिएगा एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक स्ट्रिंग है कुछ इस तरह से, और एक पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो मैं बोलूं कि इसको सर्कुलर मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्कुलर मोशन घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि हमने जस्ट अभी जाना कि ये जो mv²r है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स इटसेल्फ, इट इज जस्ट द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो mv²r को प्रोवाइड कर गया, उसके बराबर होगा। कौन है? तो आप बोलेंगे यहाँ रस्सी है, जो रस्सी है यही घुमा रही है। बोले तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो प्रेजेंट है टेंशन, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन T है, वही तो रिस्पॉन्सिबल है इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए, या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। इसका सर्कुलर मोशन अगर होता है तो जो टेंशन है ये हमको देने वाला है यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? देखिएगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है Fc, वो कितना होगा, mv²। लेट्स सपोज इसकी रेडियस है हमारे पास, l रेडियस ले लीजिए, r रेडियस ले लीजिए, तो मैंने l ले ली तो हो जाएगा mv²/l। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कितना होगा, mv²/l। अब यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन। तो हम लिख सकता हूं यहाँ पर जो T होगा ये नेट फोर्स के बराबर होगा, और नेट फोर्स कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, वो होगा mv²/l। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है? तो हमने इस पार्टिकल पर नेट फोर्स देखा, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिखा, T, और वो जो नेट फोर्स है किसके बराबर लिखा मैंने, mv²/l के बराबर लिखा। समझ में आया? तो mv²/l या mv²/r इज नॉट अ फोर्स इटसेल्फ, इट्स जस्ट अ नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे कि और अच्छे से समझिए, एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर, इसमें आप समझिएगा। अब इसमें देखिए कैसे करते हैं। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस O से इस पार्टिकल तक की L है, और इस पार्टिकल से इस पार्टिकल की भी ये L है। आप L ले सकते हैं, R ले सकते हैं, जो आपका मन है। बस यहां पर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के समझिएगा कि कैसे क्या होता है। देखिएगा, देखना, सबसे पहले मैं इस पार्टिकल पर बात करता हूं। इस पार्टिकल पर इस तरह से कोई ना कोई टेंशन लग रहा होगा। इस स्ट्रिंग के अंदर लेट्स सपोज टेंशन है T1, तो इस तरह से दोनों पार्टिकल पे एक्ट कर रही होगी, टेंशन जो है इस तरह से इन दोनों को पुल कर रही होगी। तो लेट्स सपोज मैं बोलता हूं कि इस वाले स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है T1, तो इधर थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहेगी, तो इस पार्टिकल भी इधर T1 लग रही होगी क्या, दोनों तरफ पूरी स्ट्रिंग के अंदर T1 टेंशन रहेगी ना। क्लियर? अब देखिएगा आप इस वाले पार्टिकल के लिए, इसको मैं फर्स्ट पार्टिकल बोल देता हूं। अब फर्स्ट पार्टिकल किसी सर्कल में मूव कर रहा है O पॉइंट के अबाउट, तो मैं लिखना चाहता हूं इस पर नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या है, इस पर जो सेंटर की तरफ आ रहा है, इस आउटर मोस्ट जो पार्टिकल है, यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है, इस पर जो नेट फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, क्या वो T1 आ रहा है, क्या वो T1 आ रहा है? तो जो T1 है, क्या यही यहां पर mv²/r के बराबर होगा, यानी कि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है ना? तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना है, m, ठीक है। और मैं यहाँ पर लेट सपोज अज्यूम कर लेता हूँ कि किसी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा के साथ चल रहे हैं। आप इसे ओमेगा भी बोल सकते हैं, v भी बोल सकते हैं, बस यहाँ की वेलोसिटी फिर अलग अलग आपको पता होनी चाहिए। तो मैं लेट सपोज बोल देता हूँ कि किससे चल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चल रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर ये v और ओमेगा किसी भी टर्म में लिखा जा सकता है, जो आपके पास गिवन डेटा होगा उस पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा, यहाँ पर जो T1 हो जाएगा ये हो जाएगा m। उसके बाद अगर इसमें ओमेगा की टर्म में लिखना चाहूँ तो ओमेगा आपको पता है इस दोनों का सेम रहने वाला है, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। बात करते हैं डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, कितना LL 2L, ये लीजिए। तो यहां से T1 है ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, m ओमेगा स्क्वायर 2L, यानी कि ये जो नेट फोर्स है इसके बराबर हो गया। तो इस पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, T1 ने। चलिए अब बात करते हैं इस सेकंड वाले पार्टिकल के लिए। अब सेकंड वाले पार्टिकल पर क्या नजर आ रहा है आपको, इस पर नजर आ रहा है कि एक स्ट्रिंग इस तरह से खींच रही है और इस तरह से भी खींच रही है।
तो स्ट्रिंग बदली तो टेंशन भी बदलेगी। तो यहाँ पर लेट्स सपोज इस दूसरी वाली स्ट्रिंग के अंदर मैं टेंशन बोल देता हूँ T2 है। तो अगर ये जो सेकंड वाला पार्टिकल है इस पर अगर मैं एफबीडी बना के देखता हूं तो जो सेकंड वाला पार्टिकल है देखिएगा इस पर इधर तो लग रहा है T1 टेंशन और इधर लग रही है T2 टेंशन। एक तरफ लग रहा है T1 टेंशन, एक तरफ लग रहा है T2 टेंशन, और इसमें बड़ा कौन सा है या फिर टुवर्ड सेंटर की तरफ ही नेट फोर्स आने वाला है। तो क्या T2 यहां पर ज्यादा होने वाला है। तो मैं लिखना चाहूंगा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो इस पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या है T2 माइनस T1। देखिएगा ये हो जाएगा T2 माइनस T1। क्या यही नेट फोर्स है। और नेट फोर्स किसके बराबर mv²/r बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो इसे ओमेगा की टर्म में भी बोल सकते हैं। क्या होगा देखिएगा, इसे बोल सकते हैं आप m ओमेगा²r। क्लियर। तो इसे मैं ओमेगा की टर्म में लिख रहा तो ये ओमेगा की टर्म में भी बता सकता हूं। तो हो जाएगा m ओमेगा²r। r क्या होगी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है कितनी मानी मैंने l, तो m ओमेगा²l। क्लियर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा T2, तो यहां से मुझे मिल जाएगा T2। जो T2 हो जाएगा T1 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा T1 प्लस m ओमेगा²l। क्लियर। केस को सोल्व कर लेंगे जब न्यूमेरिकल आएगी। समझना क्या था यहाँ पर, क्या मैं आपका टेंशन कहां लेके आना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जो mv²/r है या फिर जो m ओमेगा²r है, टर्म सेम है समझिएगा। ये दोनों ही क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इज नॉट अ फोर्स इटसेल्फ, ये कोई फोर्स नहीं है, इट इज जस्ट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लगता है उसके वैल्यू होती है। जैसे कि इस पार्टिकल में सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, तो टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर प्रोवाइड करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना mv²/l। क्लियर। उसी तरह से या फिर आप इसे बोल सकते थे, अगर ये ओमेगा से चल रहा होता, अगर आप इसे ओमेगा की टर्म में भी लिख सकते थे। क्या लिखेंगे ओमेगा की टर्म में, देखिएगा ओमेगा की टर्म में आएगा हमारे पास m ओमेगा²l। क्लियर। तो v की टर्म में भी लिख सकते हैं, ओमेगा की टर्म में लिख सकते हैं, जो गिवन होगा हम उसी पर बात करने वाले। ठीक है, समझ में आया। तो बस पॉइंट यही है कि इस पार्टिकल पर जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स है वो टेंशन है, और टेंशन ही हमको क्या दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया। देखिएगा कुछ इस तरीके से। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में जो आउटर मोस्ट पार्टिकल है फर्स्ट वाला, उस पर जो नेट फोर्स है सेंटर की तरफ वो कितना है T1। तो यहां पर जो T1 होगा उसने हमको नेट सेंट्रीपिटल फोर्स दिया, बोले तो m ओमेगा² इंटू रेडियस, रेडियस है 2l। उसी तरह से इस पार्टिकल पे बात करूं तो एफबीडी मैंने बनाया तो क्या होगा T2 माइनस T1, दिस इज द नेट फोर्स। T2 माइनस T1, दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। और ये दुनिया भर की जितने भी नेट फोर्स है सेंटर की तरफ वो किसके बराबर, m ओमेगा² या फिर mv²/r के बराबर। r क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, m क्या है मास ऑफ द बॉडी, v क्या है लीनियर स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर मैं ओमेगा की टर्म में लिखता तो ओमेगा क्या होता है एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी। क्लियर। तो किस तरह से लिखा जा सकता है, क्लियर हुआ चीज। ठीक है, आगे देखिएगा, जस्ट अ मोमेंट। देखिएगा अगला पॉइंट है हमारे पास, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा क्या पॉइंट है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय रियल नेचुरल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा किससे, रियल नेचुरल फोर्स से। सच एज क्या क्या होगा, कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है, देखिएगा यहां पर प्रोवाइड कर सकता है। जैसे अपने अभी देखा कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, हमने टेंशन फोर्स देखा, हमने देखिएगा फ्रिक्शन फोर्स यहां पर हो सकता है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यहां पर हो सकता है, टेंशन यहां पर हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है। तो ये कुछ एक नेचुरल फोर्स है यहां पर जो हमको प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमको प्रोवाइड करेंगे यहां पर क्या, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इन सबसे यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। हो सकता है कि एक मिलके प्रोवाइड करे, हो सकता है कि दो का कॉम्बिनेशन मिलके प्रोवाइड करे, हो सकता है कि टेंशन प्लस फ्रिक्शन दोनों मिलके यहां पर क्या प्रोवाइड करे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। क्लियर। तो कंक्लूजन यही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज नॉट अ फोर्स इटसेल्फ, इट्स जस्ट अ नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और रियल फोर्सेस मिलके ही यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, उसी के बराबर होंगे। क्लियर हुआ क्या पॉइंट, चलिए याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं अगला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखिएगा क्या होगा, द अपरेंट फोर्स दैट इज फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ, मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ या फिर सर्कुलर पाथ दैट एक्ट आउटवर्ड। ठीक है ना, दैट एक्ट्स आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, जब भी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व्ड पाथ में या सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स, यहां पर एक अपरेंट फोर्स यहां पर एक फेल्ट होता है, फील होता है,
कि वो इस तरह से होता है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन होती है। कुछ इस तरह से समझिएगा, अगर यहां पर कोई कार है या फिर कोई पार्टिकल है इस तरह से मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव कर रहा है, तो उसको एक आउटर साइड एक फोर्स फील होगा जिसे कहा जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ तभी महसूस होगा जब कोई ऑब्जेक्ट के फ्रेम में यहां पर बात की जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहूंगा, एनएलएम में आपने पढ़ा होगा इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, याद आया? तो ऐसा फ्रेम जिसके अंदर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं एक्सेलरेटिंग जो फ्रेम होता है उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो जब जब ऑब्जेक्ट हमारा किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, देखिए अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है या कर्व्ड पाथ में चल रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो पक्का एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो क्या उसको मैं एक एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकता हूं? आपको पता भी है कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो यानी कि वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाऊं, जिस गाड़ी को यहां पर बात की जा रही है, या फिर पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल के रेफरेंस में बात करूं या गाड़ी के रेफरेंस में बात करूं, कार के रेफरेंस में, तो वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ही तो है, एक एक्सेलरेटेड मोशन ही तो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि जब जब हमारा ऑब्जर्वर या रेफरेंस जो होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम एक इमेजिनरी फोर्स यूज करते हैं, एक सूडो फोर्स यहां पर यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कि इमेजिनरी फोर्स ये एक अपरेंट फोर्स ही है जो फील होगा। कब फील होगा? जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा ऑब्जर्वर होगा। किधर होगा? ये होगा आउटवर्ड। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर सूडो फोर्स से कैसे। आप जानते हैं यहां पर कि जो पार्टिकल है अगर इस तरह से चलेगा तो इस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब जो सूडो फोर्स लगता है, इमेजिनरी फोर्स लगता है, वो क्या लगता है? इस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट लगता है। मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर क्या इतना ही लगता है क्या? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा ही दिख रहा है। तो यहां पर जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा, ये बोल सकता हूं फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, CF। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा वो होगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर ही आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। ये कब लगेगा? ये सिर्फ आपको याद रखना है ना। न्यूमेरिकल हम इनर्शियल फ्रेम से ही कर लेंगे, सारे के सारे ग्राउंड फ्रेम से ही कर लेंगे सारे के सारे, लेकिन आपको अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर एक वर्ड देखने के लिए मिलता है तो याद होना चाहिए कि किस तरह का फोर्स है। ये एक फील होने वाला फोर्स है, एक इमेजिनरी फोर्स है, जो कि किसी यहां पर मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर अगर हमारा है तो उसको एक फील होता है आउटवर्ड। क्लियर? और वो कितना होगा? वो होगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोले तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होगा। क्लियर हुआ क्या? चलिए, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि आपने देखा। क्लियर? और वो कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर r बोल दीजिए या फिर mv स्क्वायर बाय r बोल दीजिए, क्योंकि जो AC होता है इसका वैल्यू हम जानते हैं, या तो v स्क्वायर बाय r होगा या फिर कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर r होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। इट्स डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी। ये रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? आपको लगाना नहीं है, बस आपको समझना है। ये कब लगाना होता है? जब ऑब्जर्वर हमारा किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होता है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, तब ये लगाना होता है। अदरवाइज हम तो सारे क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से कर देते हैं, जहां पर हमको कोई भी सूडो फोर्स या फिर इस तरह से कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रीपिटल से हमारा सारा काम हो जाता है। क्लियर हुआ क्या? चलिए एग्जाम्पल में देखिएगा। व्हेन अ कार टर्न्स ऑन अ बैन, पैसेंजर फील्स एन आउटवर्ड फोर्स। किस तरह से एक आउटवर्ड फोर्स फील करेंगे? एज दे आर इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, जब कोई कार है बैंड करती है या फिर टर्न लेती है, तो उसके अंदर जो पैसेंजर होते हैं या ड्राइवर होता है, को ड्राइवर होता है, जो भी होते हैं, सब एक आउटवर्ड फोर्स फील करते हैं। आपने देखा भी होगा कि कार में एकदम शार्प टर्न आ गया, कार में चल रहे एकदम शार्प टर्न आ गया या बैंड कर रही है कार, तो आप एक आउटवर्ड एक फोर्स फील करते हैं। वो कहीं ना कहीं क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होता है। वो किनको फील होता है? जो उस कार के फ्रेम में, उस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, सिर्फ उन्हीं को वो फील होता है। और वो क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो आप एक बाहर की तरफ एक इस तरह से महसूस करते हैं कोई फोर्स। क्लियर हुआ? एक एनिमेशन के थ्रू देखिएगा। देखिएगा यहां पर एक कार है, इस तरह से यहां पर बेंड हो रहा है रोड, इस तरह से अगर कार मूव कर रही है तो देखिएगा यहां पर जो ड्राइवर है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील करा। समझ में आया? एक इस ड्राइवर ने आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील किया। वो कौन सा फोर्स था? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही था, जो इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठे हुए ऑब्जर्वर ने फील किया। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं यहां पर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर
लेंथ है यहाँ पर इसकी 2 मीटर, द अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड, दूसरा एंड इसका फिक्स्ड है, द ब्लॉक इज मूव्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, टेबल स्मूथ है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और स्पीड आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा, देखिएगा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा एक सर्कुलर पाथ के अंदर, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो आपको सीधा सा बताना है टेंशन क्या होगा। तो अभी जस्ट हमने देखा था इस तरह का क्वेश्चन कि कैसे यहाँ पर इसको हम डील करने वाले हैं। तो अगर ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो अगर मैं फोर्स वाइज बात करता हूं तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए, तो आपका जवाब होगा टेंशन। यस, इस स्ट्रिंग के अंदर जो प्रेजेंट है टेंशन वही रिस्पॉन्सिबल है इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए। क्लियर? तो क्या आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कितनी होगी वो टेंशन? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखिएगा हम बात करते हैं यहाँ पर नेट सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? देखिएगा टेंशन। तो हम बोल सकते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है हमारे पास, अगर वी की टर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में वी गिवन है, mv²/r। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? टेंशन। तो क्या टेंशन ही, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस लाइन को, टेंशन ही क्या mv²/r के बराबर है? क्लियर? अब डेटा पुट कर देते हैं। मास कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको? मास है 2, रेडियस है 2 और स्पीड है 5, ठीक है। तो मास है बॉडी का 2, स्पीड है 5 और रेडियस है कितनी? वो भी 2। क्लियर? तो देखिएगा तो यहां से जो टेंशन आई वो कितनी आई? ये आ गया हमारे पास 25 न्यूटन। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करा रहा है ये स्ट्रिंग, इसके अंदर जो प्रेजेंट है टेंशन वो करा रही है। तो जो टेंशन ही है वही है नेट फोर्स के बराबर, और नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? mv²/r। तो हमने t को mv²/r के बराबर कर दिया। इसलिए बोला था कि mv²/r इज नॉट अ फोर्स इटसेल्फ, इट्स जस्ट अ नेट फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है। सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? t, यही होगा mv²/r के बराबर। क्लियर हो गया? चलिए, तो इस तरह से हमको जो गिवन चीजें थी वो यहाँ पर दे दी, तो हमको जो पूछा गया था टेंशन तो हमको मिल गया। आई थिंक इसी समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन इनको करते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको दे दे 100 न्यूटन, यानी कि टेंशन मैक्सिमम, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब कितना वो मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकता है, उसके बाद वो टूट जाएगी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है उसकी वो। तो मैक्सिमम टेंशन कितनी दे दी आपको? वो दे दी 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। Then what can be the maximum possible speed of particle for circular motion? तो बताइए कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या हो सकती है? आखिर कोई रिलेशन है क्या इस स्पीड का और इस टेंशन का? दोबारा देख लेते हैं। देखिएगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो टेंशन, इसी क्वेश्चन में टेंशन ही mv²/r के बराबर था। तो जैसे जैसे अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है तो उसकी टेंशन भी बढ़ती है। याद होगा, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से घुमाते हैं, अगर आप धीरे धीरे घुमाएंगे स्ट्रिंग से तो वो स्ट्रिंग टूटने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आप इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप यहाँ पर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टेंशन भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अब क्या यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन होगी, तो क्या यहाँ स्पीड भी क्या मैं मैक्सिमम लिख सकता हूँ? तो इसी तरह से, मतलब इसी फॉर्मूले को मैं रीअरेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, टेंशन मैक्सिमम आपको दे रही है 100 न्यूटन, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर जो टेंशन है वही, प्रीवियस क्वेश्चन में यही था कि जो टेंशन था वही प्रोवाइड कर रहा था नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mv²/r के बराबर वही था। तो अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पर अगर टेंशन मैक्सिमम है तो देखो मास तो मैं मैक्सिमम कर नहीं सकता, रेडियस तो वही रहनी है, मास वही, क्वेश्चन वही है, तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? मैक्सिमम। तो वही आपको बतानी है कि बताए कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या होगी इस जब उसकी टेंशन मैक्सिमम कितनी हो? 100 न्यूटन। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये जो टेंशन है मैक्सिमम मैंने लिख दी 100 न्यूटन, मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 डिवाइडेड बाय रेडियस क्वेश्चन में गिवन थी आपको 2, और यहाँ से v मैक्स का स्क्वायर, मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो v मैक्स कितना आ गया? √100 बोले तो 10। तो यहाँ जो मैक्सिमम स्पीड आई जो कि उस पार्टिकल की हो सकती है बिना स्ट्रिंग के टूटे, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है? 100 न्यूटन, यानी कि जो मैक्सिमम टेंशन कितनी आ सकता है यहाँ पर? 100 न्यूटन आ सकता है। तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम स्पीड आएगी वो आएगी 10 मीटर पर सेकेंड, वो आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द टेंशन फोर्स इन बोथ स्ट्रिंग। सिमिलर वे में हमने देखा था एक, ठीक है ना। अब उसको यहाँ पर एज ए क्वेश्चन हम करते हैं। वहां पर तो हमने देखा था कि सेंटर की तरफ नेट फोर्स कैसे निकाला था, यहाँ पर उसको हम करते हैं। तो देखिए सर्कुलर मोशन किस तरह से हो रहा होगा, पार्टिकल इस तरह से घूम रहे हैं, इस O पॉइंट के अबाउट रिजिड है, ये पाइवोटेड पॉइंट है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। 2 स्ट्रिंग है, पहली और दूसरी, ठीक है। इस वाली स्ट्रिंग के अंदर मैं टेंशन बोल देता हूँ T1, इस वाली स्ट्रिंग के अंदर मैं टेंशन बोल देता हूँ T1, तो यहाँ पर टेंशन हो जाएगी T1, यहाँ भी लिख सकता हूँ T1, यहाँ भी लिख सकता हूँ T1। क्या थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन तो सेम होती है ना एक स्ट्रिंग के अंदर, तो मैंने T1 दोनों ऑब्जेक्ट पर लगा दिया।
इस वाले स्ट्रिंग के अंदर मैं टेंशन T2 लिख देता हूं, तो यहां पर जो टेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी T2। किया जा सकता है। अब 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे दोनों के स्ट्रिंग के अंदर बताना है टेंशन फोर्स, यानी कि T1 T2 दोनों बताना है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं इस 2 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसका एफबीडी बना देता हूं। ठीक है, तो यहां पर 2 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं, तो इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसे मैं T1 फोर्स बोल सकता हूं, यही होगा इसका एफबीडी। ठीक है ना, और कुछ फोर्स है नहीं, तो क्या ये T1 ही नेट सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा? तो क्या में लिखा जा सकता है यहाँ पर T1 इज इक्वल्स टू m, बात करें आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओमेगा। क्लियर, तो मैं ओमेगा की टर्म में लिख देता हूं m ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर हुआ? अगर v दे रखा होता तो v की टर्म में लिख देते। क्लियर हुआ? ये मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और वो कौन दे रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, इस 2 किलोग्राम वाले पार्टिकल को टेंशन T1। क्लियर, डेटा पुट कर देते हैं। मास कितना है इस पार्टिकल का, 2 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा कितना है, ओमेगा है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस देखिएगा कितना है इस पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस, 5 + 5 10, इसको लिखा जा सकता है 10। तो इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 100 × 10 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हो जाएगा 2000, या फिर लिख सकता हूं इसको 2 किलो न्यूटन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये आ गया हमारे पास टेंशन T1, ये आ गया हमारे पास टेंशन T1। फिलहाल के लिए मैं इसको 2000 लिख देता हूं, आप 2 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं, सब हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टेंशन T1। अब जरूरत है हमको T2 फाइंड आउट करने की, तो यहां पर मैं काम करता हूं, T2 वाला जो या फिर जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है इसका एफबीडी बनाता हूं। तो देखिएगा इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उसको मैं T1 बोल सकता हूं, और एक फोर्स लग रहा है ये वाला, इसको मैं दूसरी जो टेंशन है T2 बोल सकता हूं। अब ये पार्टिकल नेट सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे लिखना होगा इस पार्टिकल पर, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या है, T1 - T2 या T2 - T1? भाई बड़ा फोर्स इधर होना चाहिए नेट सेंटर की तरफ, क्योंकि मुझे सेंटर की तरफ का नेट फोर्स चाहिए, तो T2 माइनस क्या लिखूंगा, T1। तो देखिएगा इस पे इक्वेशन लिखी जाएगी, वो हो जाएगी T2 - T1, दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, वो कितना है, m ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर? तो यहाँ का मास कितना है इस क्वेश्चन में, इस पार्टिकल का 1, और रेडियस कितनी है 5। ठीक है ना, तो आप चाहे तो इसको m1 r1 लिख दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 r2। क्लियर हुआ? रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, क्योंकि मास भी डिफरेंट है और रेडियस भी डिफरेंट है। ये हो जाएगा m2 r2। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, T1 उधर जाएगा तो हो जाएगा T1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर r2। क्लियर? T1 का वैल्यू कितना था, 2000 न्यूटन प्लस m2, मास सेकंड पार्टिकल का मास कितना है 1 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा कितना है, दोनों का सेम ही है 10 तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस कितनी इस बार 5, रेडियस कितनी इस बार 5। चलिए सॉल्व करते हैं, तो जो T2 आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 2000 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 500, यानी कि जो आंसर आया वो आया कितना, 2500 न्यूटन। तो इस तरह से हमने नेट फोर्स की इक्वेशन लिखी T1 T2, यानी कि दोनों स्ट्रिंग के अंदर हमने टेंशन बता दी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अ ब्लॉक ऑफ मास इज टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दे रखा है आपको के, अंडरलाइन कर देता हूं जो गिवन है। नेचुरल लेंथ जो है स्प्रिंग की वो कितनी है, स्मॉल l, एंड द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड, यहां पर जो दूसरा एंड है ये फिक्स्ड है, इस पॉइंट को O पॉइंट का नाम दिया गया है। द ब्लॉक मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये ब्लॉक मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यहाँ पर एक एंगुलर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है वो है ओमेगा। तो आपको बताना है फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो देखिए इलोंगेशन आपको बतानी है, तो समझिएगा इस चीज को, जब यहाँ पर ये ब्लॉक घूमना स्टार्ट करता है, ये जो ब्लॉक घूमना स्टार्ट करता है तो इसकी कहीं ना कहीं एंगुलर स्पीड कुछ न कुछ धीरे धीरे अगर स्टार्ट करेगा तो बढ़ेगी, ठीक है ना, कुछ देर बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर इसका ओमेगा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं नेट सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r, तो कोई ओमेगा होगा तो कुछ ना कुछ टेंशन भी होगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर फोर्स भी होगा। मैं बोलता हूं यहाँ पर इसको घुमा कौन सा फोर्स रहा है, इस ब्लॉक को घुमा कौन सा फोर्स रहा है, कौन सा फोर्स है जो इस ब्लॉक का सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, आपका जवाब होगा स्प्रिंग फोर्स। यस, तो कुछ न कुछ स्प्रिंग फोर्स यहां पर आएगा,
स्प्रिंग फोर्स याद कीजिए क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है हमारे पास kx, स्प्रिंग फोर्स होता है kx। तो अगर फोर्स है तो कुछ ना कुछ स्प्रिंग में क्या है, इलोंगेशन भी है, वही आपको यहां पर बतानी है, इलोंगेशन कितनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक अपनी नेचुरल लेंथ पे तो नहीं रहेगा, ये जो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे तो नहीं रहेगी, ये कुछ ना कुछ एक्सटेंड हो जाएगी और एक्सटेंड होके ये इलोंगेट होके ये सर्कुलर मोशन करेगी, क्योंकि किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपको दे रखा है उससे। क्लियर, तो देखिए एनिमेशन कैसे करता है मोशन, एनिमेशन में समझिएगा, ये तो समझ में आ गया आपको कि यहां पर ओमेगा है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर इलोंगेशन आएगी आएगी। ठीक है, देखिएगा यहां पर ये ब्लॉक है, एक पॉइंट से यहां पर फिक्स है, इस तरह से मूव करना स्टार्ट करता है तो इलोंगेशन आएगी और एक वक्त आएगा जिसकी इलोंगेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट, और इस तरह से सर्कुलर मोशन करता रहेगा। क्लियर, इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। तो देखिएगा मैं बोल देता हूं इनिशियली इसकी नेचुरल लेंथ, ये है इसकी नेचुरल लेंथ, ये कितनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल l, और जो इलोंगेशन आया उसको मैं बोल देता हूं x, और जो ही आपको बताना है कि कितना इलोंगेशन आया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसकी रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी l प्लस एक्स, इस रेडियस में क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा l प्लस एक्स में। क्लियर, तो मैं बोलता हूं कि इस ब्लॉक को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स दे रहा है, इस ब्लॉक को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा यहां पर फोर्स देगा, तो आप बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं kx। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, kx ही होता है। क्लियर, तो यहां पर देखिएगा, जस्ट अ मोमेंट, यहां पर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, स्प्रिंग। क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स ही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने वाला है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, ये होगा m। आपको क्वेश्चन में v है कि ओमेगा गिवन, क्या गिवन है, देखिएगा आपको क्वेश्चन में गिवन है ओमेगा, देखिएगा क्वेश्चन में आपको गिवन है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो मैं ओमेगा की टर्म में लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर रेडियस, m ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर, अब स्प्रिंग फोर्स कितना होता है kx। क्लियर, x क्या होगी, इलोंगेशन, ये हमने मान लिया कि लेट्स सपोज इसके अंदर x इलोंगेशन आई होगी, तो स्प्रिंग फोर्स कितना बन जाएगा, kx बन जाएगा। जब इलोंगेशन 0 थी तो स्प्रिंग फोर्स भी 0 था। ठीक है, और ये x मुझे फाइंड आउट करना है, m मास m है, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब r का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल l प्लस एक्स, इसको लिखा जा सकता है l प्लस एक्स। क्लियर हुआ, चलिए अब बात करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, हमको x फाइंड आउट करना है, तो x वाली टर्म को एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा kx इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर x। x वाली टर्म को एक तरफ लेके आते हैं, kx माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l। क्या गिवन टर्म में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, क्या m गिवन है, l गिवन है, सब कुछ गिवन है, बस x गिवन नहीं था, तो वही मैं फाइंड आउट कर रहा हूं यहाँ पर। x को यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है ना, और जो बचेगा उसे डिवाइड कर देता हूं, तो देखना आंसर क्या आता है, ये आता है m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज द इलोंगेशन जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली। क्लियर, m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स है, क्या आपको सारे पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है क्या, ठीक है, नेचुरल लेंथ l गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है, ओमेगा गिवन है, ठीक है ना, तो ये इन गिवन पैरामीटर्स की टर्म में हम आंसर लेके आए, जो x आई आपके पास आई m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ, तो इस तरह से हम क्वेश्चन में बता सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कौन करेगा, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो स्प्रिंग ही नेट सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। v लिखना है कि ओमेगा लिखना है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको डेटा क्या गिवन है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।